Greetings everyone, welcome to Commerce classes, and today we will be starting with the chapter issue of debentures. और इसके थियोरी में हम करेंगे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs. तो स्टार्ट करते हैं. डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, बोरोइंग फ्रॉम बैंक और नन ऑफ दीज. तो हमें ये पता है कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं ये एक तरह का लोन है जो हमने लोगों से बोरो किया है. ठीक है, तो ये बोरोड फंड्स हैं, बैंक से नहीं लिए है क्योंकि डिबेंचर्स आपके जनरल पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब कर रही होती है. तो ये बोरोड फंड्स है, पब्लिक से ली हुई बोरोइंग्स है और ऑनर्स नहीं होते हैं डिबेंचर होल्डर्स. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स. जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स पर वो क्या होगा, उसका नेचर क्या है. इज इट एन एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन ऑनर के लिए होती हैं, लेंडर्स के लिए नहीं होती हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. येस, इंटरेस्ट एक चार्ज है. जैसे आप रेंट पे करते हो, जैसे आप बिल्स पे करते हो, इसी तरह से आपको अपने डिबेंचर्स पर जो एक तरह का पब्लिक लोन है उस पर इंटरेस्ट पे करना ही है. ठीक है, नेक्स्ट है अ डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल टू. तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है. फिक्स्ड डिविडेंड. नो, डिविडेंड टर्म ही शेयर होल्डर्स के लिए आती है. शेयर इन प्रॉफिट्स. नो. वोटिंग राइट. बिल्कुल भी नहीं, ये ऑनर नहीं है. ठीक है, वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है. उसके बाद क्या मिलता है इन्हें. इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट. इंटरेस्ट मिलता है. यूजुअली जो हम डिबेंचर्स हैं उनके आगे प्रीफिक्स में इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, जैसे 9% डिबेंचर्स. इसका मतलब इन डिबेंचर्स पर 9% इंटरेस्ट मिलेगा. डिबेंचर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी, डेटर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स. ये एक तरह से क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, उन्होंने पैसा दिया है. ऑनर नहीं है, डेटर भी नहीं है, प्रमोटर भी नहीं है. डिबेंचर्स रिप्रेजेंट. डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी. क्योंकि जो भी डिबेंचर्स आप लेते हैं यूजुअली ये 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए इशू किए जाते हैं, उसके बाद रिडीम होते हैं. सो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म नहीं है और डायरेक्टर्स की भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है. ओके, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स. ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स कैसे इशू होते हैं. ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स याद रखो, जब इसका नाम हो गया ना ज़ीरो, तो ये ज़ीरो इंटरेस्ट पे ही इशू किए जाते हैं. नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग कि जब ये ज़ीरो इंटरेस्ट पे है तो कोई इन बॉन्ड्स को क्यों लेगा. बेसिकली ये बॉन्ड्स जो हैं ये एक तरह से कैपिटल बेनिफिट के लिए होते हैं. इसमें क्या है, दीज आर इशूड एट वेरी हैवी डिस्काउंट. जैसे 100 रुपीज़ का ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है ये आपने इशू कर दिया सिर्फ 40 रुपीज़ पे. हैवी डिस्काउंट है यहाँ पर. ठीक है, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट है क्योंकि आप जब इशू हो रहे हैं ये वाले बॉन्ड्स आपको 40 रुपीज़ पे करने हैं, बट यू विल रिसीव 100 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. तो जो इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहे हैं, ज़ीरो इंटरेस्ट है, वो कॉम्पनसेट कैसे हो रहा है इस डिफरेंस से. आपको ये पता है आज मैं 40 रुपीज़ लगाऊंगा तो मुझे 6 ईयर्स के बाद, सपोज ये 6 ईयर्स में रिडीम हो रहे हैं, तो 6 ईयर्स के बाद मुझे 100 मिलेगा. तो कौन मुझे अपना अमाउंट डबल करके देगा इतने टाइम में. तो ये जो कैपिटल बेनिफिट है ना, इसके लिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं. कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी को पैसा मिल जाता है इनिशियली जितना पैसा चाहिए, और कंपनी को कोई बर्डन नहीं है थ्रू आउट द टेन्योर. आपको कुछ पे नहीं करना है. ठीक है ना, कंपनी को ये फ़ायदा है. अब आप इस पैसे को यूज़ करते हो, इसको ग्रो करते हो, आपको इनकम्स होती हैं, उनको आगे यूज़ करते हो. आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स 10 ईयर्स जो भी टेन्योर है उसके बाद आपको पूरा पैसा पे कर देना है. तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिबेंचर आपके पास बर्डन नहीं है. अब जनरल पब्लिक जो ये बॉन्ड लेती है उनको क्या फ़ायदा होता है. उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको कैपिटल बेनिफिट मिलता है. उनको ये पता है कि आज मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूँ, मुझे कुछ साल बाद इतना पैसा डबल करके मिलेगा. ठीक है, तो इसमें मेन जो रोल होता है वो डिस्काउंट का होता है, डिस्काउंट ऑन इशू. ओके, नाउ ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न टू. जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी बंद हो रही है. जैसे आप बिजनेस डिसॉल्व करते हो ना, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है. कंपनीज के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो है लिक्विडेशन. कंपनीज क्लोज हो रही हैं, तो जो अमाउंट है डिबेंचर्स का वो कब रिटर्न होगा. सबसे पहले, सबसे बाद, बिफोर इक्विटी, आफ्टर इक्विटी. सो वी कैनॉट से फर्स्ट ऑफ ऑल. यूजुअली क्या होता है, हमारे डिबेंचर्स जो हैं वो सिक्योर्ड अगर होते हैं तो उन्हें पहले पे करना होता है. जो भी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ हैं वो सबसे पहले पे होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, लास्ट भी नहीं कहेंगे क्योंकि लास्ट में तो इक्विटी कैपिटल जानी है. तो बेसिकली जो है इनको इक्विटी से पहले पे करना है. ठीक है, बाकी इनका ऑर्डर क्या है वो डिपेंड करता है सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है. मान लो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते तो हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सारी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ पहले पे होती हैं.
अदरवाइज क्या है, ऑनर से पहले आपको लाइबिलिटीज पे करनी है, तो डिबेंचर्स भी ऑनर्स मतलब इक्विटी कैपिटल से पहले पे होंगे। नाउ डिबेंचर्स कैन बी इशूड, आप डिबेंचर कैसे इशू करते हो, कैश में, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, किसी लोन के लिए सिक्योरिटी दे दी। सो ये तीनों केसेस होते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, एनी ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ। डिस्काउंट हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, आफ्टर द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड इन द ईयर व्हेन दीज आर इशूड एंड ड्यूरिंग द लाइफ। तो यूजुअली हमारा जो कंपनी लॉ कहता है वो इनको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर्स इनको रिडीम करना होता है, और एज पर द लेटेस्ट कंपनी लॉ रूल्स इसको 3 to 5 ईयर्स के अंदर अंदर हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए। हो सकता है आपके डिबेंचर्स का लाइफ टाइम 10 ईयर्स है, बट कंपनीज एक्ट कहता है कि विद इन 3 to 5 ईयर्स इन्हें आप राइट ऑफ कर दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जब आप कोलैटरल सिक्योरिटी आप एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी से लोन लिया, अब वो पर्सन कहता है कि मैं आपको ये 10 लाख का लोन तब दूंगा जब इसके बदले में कोई सिक्योरिटी दोगे। अब जब हम कोई सिक्योरिटी देते हैं तो एज सच कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट है, आपने उनको पकड़ा दिया है ना। अगर आप लोन पे नहीं करोगे टाइम पर, फिर वो डॉक्यूमेंट रियलाइज़ होगा, वो यूज़ होगा। सो यूजुअली क्या है, आप अपने डिबेंचर्स इशू करके उनको दे देते हो। सो ये सिक्योरिटी एज सच, इसको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है, या तो हम इसकी कोई एंट्री ना करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी का पर्पस तब शुरू होगा जब आप पेमेंट नहीं करोगे। तो जब पेमेंट नहीं करोगे तब ये सिक्योरिटी एज अ रियल लाइबिलिटी बन जाएगी, आपको इस पर पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अदरवाइज इसका कोई पर्पस नहीं है, अगर आप लोन टाइम पे करते हो तो सेम डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देंगे, आप उसे कैंसिल कर दो। सो या तो हम इसमें कोई एंट्री करते ही नहीं है, और अगर एंट्री करनी भी है तो क्या है, हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। सो आपने डिबेंचर्स अकाउंट किया क्रेडिट, क्योंकि जो भी लाइबिलिटी जनरेट होती है उसे क्रेडिट करते हैं। बदले में क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, और बदले में आपको लाइबिलिटी ही ये जनरेट हो रही है, तो वो होगी या नहीं होगी वो भी अभी श्योर नहीं है। तो हम इसे कहाँ डाल देते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। देयर इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट अकाउंट नेम, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा है, बट ये हम इसे एज अ लॉस भी नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि हमें नहीं पता ये रियलाइज़ भी होगी या नहीं, ये हमें पे करनी पड़ेगी या नहीं। सो हम इसे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं। लेटर ऑन जब हमारी लोन पे हो जाते हैं, इस सिक्योरिटी को यूज़ नहीं करना पड़ता, तो हम इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे और ये क्रॉस हो जाएगी। तो हमें क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया, हमने क्रेडिट किया डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, और डेबिट करते हैं सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो क्या चीज़ करेक्ट है, दे कैन बी इशूड ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में कैसे इशू हो सकते हैं, हमारा तो ये तो खुद एक क्रेडिट है, हमने एक लोन लिया है, इसके बदले में तो हमें पैसा चाहिए, तो हम इसे क्रेडिट के बदले में इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दीज कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, येस, ये तो परफेक्ट है, क्योंकि हम इन्हें 3 रीज़न से इशू करते हैं। कैनॉट बी इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि दीज आर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। दीज कैन बी इशूड पार्टली ऑन क्रेडिट पार्टली ऑन कैश, तो क्रेडिट में तो कोई डिबेंचर इशू नहीं होते, ठीक है, वो तो खुद एक क्रेडिट है, ठीक है। सो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू। तो अभी हमने किस में डेबिट किया था, यहाँ समझी थी एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट होंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम। हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट को या लॉस को, तो हमारा सबसे पहला सोर्स क्या होता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। बट सिर्फ ये सोर्स नहीं है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको यूज़ करो, उसके बाद आपको अपना P&L यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद P&L। सो ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम ओनली P&L इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। पहला सोर्स ही प्रीमियम है, दूसरा सोर्स है P&L, फिर रिजर्व पे जाते हैं, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड ऑन। इंटरेस्ट हम किस पे करते हैं, इंटरेस्ट हम पे करते हैं नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू पे। प्लीज़ रिमेंबर, शेयर्स हो डिबेंचर्स हो, जो भी परसेंटेज अप्लाई होती है वो उनकी पार वैल्यू पे होती है, ठीक है। नाउ डिबेंचर्स डिस्काउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे अभी मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, 0 कूपन डिबेंचर्स जब इशू होते हैं, 0 कूपन बॉन्ड्स इशू होते हैं, उसमें कितना भी डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें तो बेनिफिट ही इसका है। सो डिस्काउंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मिस्टेक मत करना, 10% मत लिखना, 10% शेयर्स पर है,
डिबेंचर्स पर नहीं है कोई भी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मे और मे नॉट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम इसमें एंट्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन सी गलत है। डिबेंचर्स इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक बोरोइंग, ये तो ठीक है, आप पब्लिक से पैसा बोरो कर रहे हो। इट इज़ कस्टमरी टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विद एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी सही है, आप हमेशा डिबेंचर्स के साथ लिखा देखते हो 10% डिबेंचर, 6% डिबेंचर्स, ठीक है ना। डिबेंचर इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट्स में से आपका चार्ज है, मतलब आपको पे करना पड़ेगा, आपके पास प्रॉफिट है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर, आपको चाहे लॉस हो रहा हो, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है। ओके, सो लास्ट है इशू प्राइस एंड रिडम्पशन वैल्यू कैन नॉट डिफर, ये फॉल्स है, क्योंकि ये तो कंपनी की पॉलिसी है ना, कंपनी अपनी सिचुएशन देखती है, मार्केट देखती है, उसके अकॉर्डिंगली इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू डिसाइड करती है कि हाँ अगर मैं ऐसा अपना इशू निकालूंगा तो मेरे शेयर्स जो हैं, डिबेंचर्स जो हैं, वो मेरे पब्लिक ले लेगी। तो ये तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, आपकी कंपनी की रेपुटेशन पर डिपेंड करेगा और आपकी टर्म्स पर डिपेंड करेगा। सो दीज कैन डिफर, सो ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, डिबेंचर कितने से क्रेडिट होते हैं, दीज आर क्रेडिटेड विद द नॉमिनल वैल्यू। डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो, हमारी लाइबिलिटी नॉमिनल वैल्यू पे क्रेडिट लिखी जाती है, हमारा अकाउंट नॉमिनल वैल्यू पे होता है। जितना पैसा रिसीव हो रहा है वो बैंक में जाता है, बाकी डिस्काउंट होता है, ज़्यादा पे लेते हो प्रीमियम होते हैं, ठीक है। सो डिबेंचर्स एज अ लाइबिलिटी इज एट पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर का मतलब होता है कि जो बियर कर रहा है, बियर मतलब जिसके हाथ में है उसी की प्रॉपर्टी है, मतलब इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे डिबेंचर्स क्या कहलाते हैं, बियरर, मतलब एक जो भी इसका सर्टिफिकेट है वो बियरर सर्टिफिकेट है। मान लो आपसे खो गया, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, अब जिसके हाथ में आएगा ना वही ऑनर बन जाएगा। सो दीज आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है जो नेगोशिएट, जैसे एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, आप उनको ऐसे ही नेगोशिएट कर सकते हो, आप किसी दूसरे को बेच सकते हो, ठीक है। सो क्योंकि ये बियरर है तो ये नेगोशिएबल बन जाता है, ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, बट हमें क्या ढूंढना है, नॉट। ओके, दीज ट्रांसफर रिक्वायर अ डीड ऑफ ट्रांसफर, ये इसमें जब मैंने कह दिया नेगोशिएबल है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें डीड की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके सर्टिफिकेट पे आपका नाम ही नहीं लिखा, तो सिर्फ ये लिखा है कि ये डिबेंचर्स आपके इतना इंटरेस्ट बियर करते हैं और इसके होल्डर को इतना अमाउंट मिलेगा रिडम्पशन के टाइम, तो ये आपके बियरर बन जाते हैं, क्योंकि इसमें जिसके हाथ में है उसकी चीज़ है, इस पर किसी का नाम नहीं है। तो इसको अगर आप किसी को ट्रांसफ़र भी करते हो तो आपको उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ डिलीवरी से, सिर्फ देने से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिसके पास ये होते हैं उसी को इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी इसकी लिस्ट नहीं बनाती कि हमारे डिबेंचर्स जो हैं किस किस के पास हैं, देयर इज़ नो लिस्ट ऑफ सच डिबेंचर होल्डर्स। जिसके पास डिबेंचर्स हैं वो कंपनी के पास जाके इंटरेस्ट ले सकता है, वो कंपनी से रिडम्पशन के टाइम पैसा ले सकता है। इसीलिए बियरर डिबेंचर्स यूजुअली इशू नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। रिस्क ये है कि अगर आपसे गुम गए, लॉस हो गया, तो आपका टोटल लॉस है, कंपनी आपको पैसा नहीं देगी, ठीक है। सो दे डू नॉट रिक्वायर अ डीड ऑफ ट्रांसफ़र, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, कौन सी हेडिंग में आते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, रीजन बीइंग ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। अब जब आपने इसे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब एज अ सिक्योरिटी दी है, ये तो अभी आपकी बुक्स में भी एज अ लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि ये तब एक्चुअलाइज हो जाएंगे जब आप लोन पे नहीं करोगे, तब ये सिक्योरिटी काम आती है। तो उससे पहले तो इट इज़ जस्ट अ सिक्योरिटी, फिर आप इसको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, इस पर इंटरेस्ट पे करना ही नहीं है, नो इंटरेस्ट इज पेड। जैसे जब आप अपनी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई चीज़ सिक्योरिटी में दे देते हो किसी को, तो आप कोई उसका रेंट पे करने लगते हो कि भाई अब बिल्डिंग तुम्हें दे दी एज अ सिक्योरिटी लोन के बदले में, तो अब तुम इंटरेस्ट उस पर रेंट पे करोगे, नहीं, आप रेंट पे नहीं करते हो, आपने सिर्फ ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो यहाँ भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है। नेक्स्ट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू ड्यूरिंग द लाइफ। जो लॉस होता है ना वो विद इन 3 to 5 years जो है वो हमें राइट ऑफ करना होता है। व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम एन एक्स्ट्रा एंट्री हैज़ टू बी मेड एट द टाइम ऑफ इशू विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जब हमारे डिबेंचर इशू होते हैं तो हम बैंक टू डिबेंचर्स करते हैं एंट्री, ठीक है ना। अब जब आपको
आपने पहले ही टर्म्स में लिख दिया कि हम प्रीमियम भी देंगे, तो प्रीमियम आपकी लाइबिलिटी बन गया ना, आपको पे करना है, तो इस लाइबिलिटी को अभी लिख लिया जाएगा कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो आप क्रेडिट किसे करते हो? प्रीमियम को, और क्योंकि ये आपका लॉस है तो आप डेबिट कर देते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसमें इशू क्यों लिखा है? इशू इसलिए लिखा है क्योंकि आपने ये लॉस इशू के टाइम डिसाइड कर लिए, ठीक है ना। आपने जब डिबेंचर इशू किए और कहा कि मैं 100 रुपीज़ का डिबेंचर 110 में रिडीम करूँगा, तो आपने अभी डिसाइड कर लिया ना कि आपको 10 रुपीज़ का लॉस होगा। सो ये लॉस इशू की टर्म्स में आया है, इसलिए इसे लॉस ऑन इशू कहते हैं, बट प्रीमियम रिडम्पशन का ही रहेगा। तो किस में क्रेडिट किया? क्रेडिट किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में, डेबिट किया लॉस में। तो ये जो हम यूजुअली क्या है, क्वेश्चन पढ़ते ही ना जंप करते हैं कि प्रीमियम है लॉस में लिख देंगे। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है क्रेडिट किस में कर रहे हो, तो क्रेडिट रिडम्पशन प्रीमियम है, और डेबिट पूछा होता तो डेफिनेटली लॉस होता। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ, प्रीमियम जो है वो कौन सा अकाउंट है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट। कई बच्चे कहते हैं कि प्रीमियम तो लॉस है, बट एज अ लॉस हमने उसे लॉस लिख दिया। ये प्रीमियम हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्सनल अकाउंट है कि ये सारे पर्सन्स को, सारे डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। ऑल राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिबेंचर होल्डर इज एन ऑनर, सॉरी, डिबेंचर होल्डर कैन गेट इज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन, नो, क्योंकि डिबेंचर्स तो एक टाइम पीरियड के लिए इशू होते हैं। डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, यस, ये सही है, क्योंकि ये तो आपके टर्म्स हैं, आप किसी पे भी इशू करो, कैसे भी रिडीम करो, क्योंकि हमें अब अगर मार्केट से, पब्लिक से लोन उठाना है तो हम तो अपनी रेप्यूटेशन देखेंगे कि हाँ भाई कैसे लोग हमें लोन पे कर सकते हैं, हमें लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हमारी फिजिबिलिटी क्या है, हम क्या टर्म्स रखें कि हमारा लोन पब्लिक हमें दे दे, तो वो तो हमारी टर्म्स है ना, तो वी कैन डू दिस। बट डिबेंचर होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो पढ़ते हैं। एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स गेट देयर मनी बैक, मैच्योरिटी के टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को अपना पैसा वापस मिल जाता है, येस, दिस इज राइट। डिबेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि डिबेंचर्स तो खुद एक लाइबिलिटी है, और ऐसा होता ही नहीं है नॉर्मली कि जब कोई पैसा मंगाया जाएगा तो लोग पे नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलने वाला है डिबेंचर्स पर, उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। सो ऐसा होता ही नहीं है कि वो पेमेंट ना करें। जब भी पेमेंट नहीं होती है तो एज अ लाइबिलिटी उनका अमाउंट कम लिखा जाता है कि आपने लोन कम दिया। अब आप सोचो, आप किसी को ये कह सकते हो कि तुमने मुझे लोन कम दिया इसलिए मैं तुम्हें पेनल्टी लगा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। अगला बंदा तो आपको लोन दे रहे हैं, तो अगर वो 100 रुपीज़ दे रहा है तो उसका लोन 100 लिखा जाएगा, अगर उसने 80 दिया तो उसका लोन अमाउंट 80 आएगा, उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा, वही रीपे होगा। सो इसको फोरफिट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमारे मिस्टेक्स भी होती हैं। कंपनीज बैलेंस शीट डिबेंचर्स आर शोन इन लॉन्ग टर्म बोरिंग, दैट इज राइट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिबेंचर्स, yes, डिबेंचर्स कैन इशू, कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स, नहीं, ये नहीं होता है, वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। डिबेंचर्स को कभी वोटिंग राइट नहीं मिलता, वोटिंग राइट सिर्फ ऑनर्स का होता है, और वो भी इन जनरल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इनफैक्ट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में वोटिंग राइट दिया जाता है तो वो कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखती है, टर्म्स में लिखती है, और उनको हर इशू पे वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अगर उनको वोटिंग राइट मिल भी रहा है तो कुछ ऐसी इश्यूज होंगे जो उनको अफेक्ट करते हैं, उस पर उनको वोटिंग राइट देते हैं। कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन डिबेंचर्स एंड शेयर्स, ये भी सही है। सो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये वाली गलत है। यूजुअली बच्चे, जब मैं आपको ये बता रही होती हूँ ना MCQs, तो मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स ज़्यादा बता देती हूँ, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बढ़े, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ ये क्वेश्चंस को रट्टा लगाना नहीं है। क्वेश्चन तो कोई और भी आ सकता है ना, ये लिस्ट कभी भी कॉम्प्रीहेंसिव नहीं हो सकती है। सो जब आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बाकी और भी कई क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो करेक्टली।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विल बी रीपेड बाय द कंपनी आइदर एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड और इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड। जब आप डिबेंचर्स का अमाउंट पे करते हो, इसका मतलब आप उनको रिडीम कर रहे हो, तो वो रिडीमेबल हैं। इररिडीमेबल वो होते हैं जो कभी रिडीम नहीं होंगे, वो लाइफ टाइम तक चलेंगे। कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो डिबेंचर्स आगे न्यू सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। आज आपने डिबेंचर इशू किए हैं, कल को आप उनके बदले में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, तो वो कन्वर्टिबिलिटी है, ठीक है। और बियरर का मतलब होता है जिसमें नाम ही ना लिखा हो, नो नेम। अभी एक क्वेश्चन में आया था ना बियरर डिबेंचर्स, इसमें आपका नाम नहीं लिखा जाता आपके सर्टिफिकेट पे। सो कंपनी कोई लिस्ट नहीं बनाती है, जिसके पास डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट है उसी के डिबेंचर्स हैं। अब नेक्स्ट है इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स इज रिटन अंडर द हेड। तो इंटरेस्ट कहाँ लिखा जाता है? करेंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि ये एक्रू हो चुका है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एक्रू हो गया है और अभी हमने इसको पे नहीं करना है, क्योंकि जो ड्यू डेट है उसके हिसाब से ये पेबल नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग नहीं कह रहे हैं, एक्रू हुआ है, तो इसे हम एज अ करेंट लाइबिलिटी लिखते हैं, क्योंकि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर ये हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, फिर हम इसको पे करेंगे, ड्यू करेंगे, पे करेंगे। तो इंटरेस्ट एक्रूड हो, ड्यू हो, ये सारे हमारे करेंट लाइबिलिटीज़ हैं। डिबेंचर्स हुज प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट रीपेबल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड इज पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, दे आर कॉल्ड, अभी बताया था ये थे इररिडीमेबल। ये सबके जो रिडीमेबिलिटी है ना, रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, ये बताता है कि रिडीम कब होने हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होने हैं तो रिडीमेबल हैं, नहीं होने लाइफ टाइम में, एंड में होंगे, लिक्विडेशन पे होंगे, इररिडीमेबल हैं। कन्वर्टिबिलिटी ये बताती है कि डिबेंचर कन्वर्ट होंगे शेयर्स में कि नहीं। कन्वर्ट करने हैं आपने अगर ऐसे डिबेंचर इशू किए हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, नहीं करने तो नॉन कन्वर्टेबल। और बियरर इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर आपका नाम लिखा है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर के नहीं लिखा। नाम लिखा है तो फिर वो नॉर्मल डिबेंचर्स हैं, वो नॉन बियरर हैं। नाम नहीं लिखा तो वो बियरर डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, ठीक है, जिसको आप ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो गुम गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। आपने लोगों से पैसा लिए, एप्लीकेशन मनी ली है, इसके बाद ये लाइबिलिटी बनेगी। जब आप उनको अलॉट करोगे ना डिबेंचर्स, फिर ये लाइबिलिटी बन जाएगा। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग अभी के लिए तो ये पर्सनल अकाउंट्स है, क्योंकि किसी एक्स ने अप्लाई किया, वाई ने अप्लाई किया, रवि ने अप्लाई किया, मोहन ने, तो सबके नाम लिखने की जगह आपने एक कलेक्टिव अकाउंट बना दिया कि हमें एप्लीकेशन मनी मिली है। एक रजिस्टर बन जाता है जिसमें सबके नाम आ जाते हैं। करेक्टली स्पीकिंग अगर आपके 10,000 लोगों ने आपके डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर लिया, तो आप 10,000 एंट्रीज थोड़े ना पास करते हो, आप तो एक रजिस्टर बना लेते हो और उनकी कलेक्टिव एंट्री करते हो। सो ये एक पर्सनल अकाउंट होता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमारा पैसा आ रहा है, रियल अकाउंट है, या ये लाइबिलिटी है। ये पर्सनल अकाउंट है, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ। अब ये जो डिस्काउंट है ये किस नेचर का है? इट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू कैन से ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप इसको 3 to 5 ईयर्स में इसको करते हो राइट ऑफ। बट टेक्निकली स्पीकिंग इसे एक्सपेंडिचर कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये आप यू आर नॉट स्पेंडिंग समथिंग, ये तो आप नुकसान उठा रहे हो, है ना। तो इसमें ये क्या कहेंगे, हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, ऑल्दो ये डेफर होगा विद इन 1 ईयर, जरूरी नहीं है राइट ऑफ हो, तो हम इसमें करेक्ट आंसर देंगे नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में बी यूटिलाइज। जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम हमें चाहे डिबेंचर्स पे मिले या शेयर्स पे मिले, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में ही आता है, ठीक है। अब वो टर्म नहीं है, शेयर प्रीमियम नहीं है, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम। किसी भी सिक्योरिटी को प्रीमियम पे इशू करो, सिक्योरिटी प्रीमियम है। सो इसके वही यूजेस हैं जो शेयर्स वाले प्रीमियम के होते हैं, टू राइट ऑफ डिस्काउंट, टू राइट ऑफ प्रीमियम, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे ही आते हैं ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये डिबेंचर इंटरेस्ट पहले डिसाइड होता है। आप ये सोचो, आप किसी को लोन दे रहे हो और वो आपको कहें कि जी रेट नहीं बताएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कंपनी चलेगी हम इंटरेस्ट आपको देते रहेंगे। आप ऐसा लोन दोगे? आप नहीं दोगे, है ना। तो एक रेट फिक्स होता है, डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा उस रेट पे दिया जाता है। इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल रेट डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स या कंपनी की मर्जी पे, ये गलत है। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स। अब कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है?
If a company is not able to pay debenture interest in any year because of losses, it has to pay it in the next year. ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट तो तुम्हें पे करना ही है. इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट योर इनकम. आपके चार्ज है, आपको पे करना है, इससे आपके लॉसेस बढ़ेंगे, बट वी कैनॉट डू एनीथिंग, हमें तो पे करना पड़ेगा. तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज़ अ चार्ज, इट हैज़ टू बी पेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है. सो आई होप जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके MCQs हैं ये आपको क्लियर हैं. सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊँगी आपके लिए प्रैक्टिकल बेस्ड MCQs. थैंक यू फॉर द डे.